हेलो बच्चों, मेरे हाथ में है एक छोटी सी टेबल और टेबल पे रखा है एक मेरी डॉटर का टॉय। ठीक है। अब इस टेबल पर इस टॉय को अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक। और भी स्लाइड कर इंक्लाइन कर दूंगा तो भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, और काफी सारा इंक्लाइन करने के बाद ये स्लाइड कर रहा है। ठीक। लेकिन अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पाउडर लगा दें, ये पाउडर वही है जो मेरी डॉटर लगाती है, अगर ये पाउडर लगा दें तो ये जो बॉक्स है वो थोड़ा सा जल्दी स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना। तो इसने अभी जो स्लाइड किया वो थोड़ा सा कम इंक्लिनेशन पे ही स्लाइड कर दिया कंपैरेटिव टू अर्लियर। जल्दी जब हमने पाउडर नहीं लगाया था, जैसा कि हम लोग फिर करके देखते हैं, तो ये ज्यादा इंक्लाइंड होने पर भी स्लाइड नहीं करता है। ठीक है ना। अभी देखिए कितना इंक्लाइन किया, अब जाकर स्लाइड किया, जबकि पाउडर पे रखने पर ये फटाफट से स्लाइड करने लग जाएगा। कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो इस छोटे से टॉय को स्लाइड होने से रोक रहा है? वैसे अगर हम सोचें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लिनेशन पे है तो वो तुरंत स्लाइड करनी चाहिए है, लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रही है। क्यों रुकी हुई है? इसका सीधा सा रीजन है जो आपको भी पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उस रीजन का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये फ्रिक्शन क्या है, क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन करना भी हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, जैसा कि मैंने लिख दिया। ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो सरफेस के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करती है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली रेजिस्ट करता है रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस, या दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन में कह रहा हूं, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि हम वापस से इस पर आ जाते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो टेबल है, सरफेस है, इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, तो इस रिलेटिव मोशन को किसने रेजिस्ट किया? वो किया फ्रिक्शन ने। अगर ये यहां रखा था बिना पाउडर के और ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, अब स्लाइड कर रहा है, तो इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा था? भाई ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, इनर्शिया नहीं, जो इसको यहां रोक रहा है। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए कैसे आता है उसको समझते हैं। कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, अब दिखने में तो आपको ये स्मूथ दिख रही होगी, लेकिन कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस भी आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर थोड़ी बहुत रफ दिखेगी। ठीक, रफ दिखेगी। अब जो दूसरी सरफेस है, ये जो टॉय है मेरी डॉटर का, वो भी दिखने में स्मूथ है, लेकिन वो भी नीचे से क्या है, थोड़ा सा रफ है। और यही कारण है, इसकी जो रफनेस है, यही कारण है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करती है। होता क्या है कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। एक रफ सरफेस दूसरी रफ सरफेस को अपने अंदर इंटरलॉक कर लेती है और ये स्लाइड नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जब मैं यहां पे पाउडर भर देता हूं, पाउडर भरने से ये जो सरफेस है ये यहां तक भर चुकी है पाउडर से। यहां पर ये क्या भर चुका है, यहां भर चुका है पाउडर, और जो ये गैप्स थे ये फिल हो गए। अब गैप्स फिल होने से क्या होता है कि जब मैं दूसरी सरफेस इसके ऊपर रखता हूं तो इंटरलॉकिंग काफी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से ये कम इंक्लिनेशन पे भी स्लाइड करने लग जाता है। तो ये जो चीज बीच में है इसे कहा जाता है लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड लुब्रिकेंट हम कहां यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट, हम यूज करते हैं
मोटर व्हीकल्स में, कार में, बाइक में, एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह मशीन में जहां पे हम ऑयल डालते हैं ना, ऑयल 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 डालते हैं हम नॉइज, और नॉइज को कम करने के लिए या फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ऑयल डालते हैं। तो ये होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट मैंने अभी आपको बताया, ये जो पाउडर डाला, पाउडर, जैसे कैरम के ऊपर हम बोरिक पाउडर डालते हैं, कैरम बोर्ड का पाउडर आता है ना, पाउडर, या इंडस्ट्री में देखेंगे अगर हम लोग इंडस्ट्री पे, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है ना, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। और अगर हम बात करें सेमी सॉलिड, तो ग्रीस, ग्रीस आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स में या हमारी गाड़ी में जो बियरिंग होते हैं ना, जो गोल गोल घूमते हैं टायर के साथ, वहां पे कई बार चेन में भी लोग बाग वो लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो लुब्रिकेंट, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये लुब्रिकेंट का काम कर रही है, ल्यूब्स भी कहते हैं इसको, ये लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, बट ये हमारे ज्यादा काम की चीज नहीं है, बस एक बेसिक चीज थी समझाने के लिए कि फ्रिक्शन आया कैसे और हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया। जैसे ही मैंने सरफेस पे पाउडर डाला तो पाउडर ने इस तरह के गैप्स को फिलअप कर दिया और इससे सरफेस स्मूथ हो गई, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो गई, यहाँ कम फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया और जल्दी से ऑब्जेक्ट अपना मोशन करने लग गई। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन आता कैसे है, मतलब कितना होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेट, यानी कि ग्रेविटी इनटू, यानी कि वेट के, समझिए। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है, ठीक है, इसका वेट है mg, ठीक, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लेते हैं इसका वेट है 50 किलोग्राम, और एक ऑब्जेक्ट और रखी है, इसका वेट है 100 किलोग्राम। बताइए किसको स्लाइड, दोनों सेम मटेरियल है, सेम सरफेस है, एक ही सरफेस पे सेम मटेरियल के दो ब्लॉक्स रखे हैं, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम का, ठीक है ना। तो बताइए किसको धक्का देना आसान है, यानी कि पुश करके चलाना आसान है। तो आप कहोगे सर 50 वाले को चलाना आसान है, 100 वाले को चलाना मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, दैट इज राइट। और यहां पर 100 किलो को चलाना मुश्किल है, 50 को चलाना आसान है, क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेट के प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस के लिए, इंक्लाइंड सरफेस के लिए इस तरह से, क्योंकि हम एफबीडी पढ़ चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर मैं 50 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखूं इस सरफेस पर, है ना, और एक सरफेस और मैंने ले ली, वो ये है, इस पर मैं 100 किलोग्राम का एक ब्लॉक रख दूं। अब क्योंकि दोनों के इंक्लिनेशंस अलग अलग हैं, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, मान लो कि सारे मटेरियल सेम है, इंक्लिनेशन अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि 100 किलोग्राम को चलाना आसान हो जाए, क्योंकि ये इंक्लाइंड ज्यादा है, इसको थोड़ा सा पुश करने पर ये चलने लग जाए, या हो सकता है 50 किलोग्राम को चलने। तो जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं भाई जिसका वेट ज्यादा, जिसका उसको चलाना मुश्किल है, और जिसका वेट कम उसको चलाना आसान है। लेकिन इंक्लाइंड सरफेस के लिए कहना मुश्किल हो सकता है। तो हम और ज्यादा अगर इसको जनरलाइज करें तो ज्यादा करेक्ट, मोर अप्रोप्रिएट क्या रहता है कि हम कहें नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब समझेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कहना आसान क्यों है, अच्छा क्यों है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहना इसलिए अच्छा है क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पर है, इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो अगर मान लीजिए इंक्लिनेशन है थीटा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg, इसका एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अगर आपने ये नहीं जानते हैं कैसा हुआ, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम वाला लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब समझिए यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा, वो फ्रिक्शन इसकी वजह से नहीं आ रहा है, वो फ्रिक्शन आ रहा है इसकी वजह से, समझे, मतलब दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फ्रिक्शन इसके प्रोपोर्शनल होगा।
अब ये n किस पे डिपेंड करता है? n डिपेंड करता है mg पर और साथ में थीटा पर। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन भी कम होता जाएगा। थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होता जाएगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, अगर बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है ना? बात समझ रही? तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हमें ध्यान रखना है। अगर फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसे कहते हैं म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एक कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सरफेस पर, सरफेस की कंडीशन पे, सरफेस के मटेरियल पे। जैसे इमेजिन कीजिए एक सड़क है ऐसी, ये फ्लाईओवर से नीचे उतरे, ठीक? तो पहला तो क्या है, सरफेस एकदम स्मूथ है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू दिस। अगर मान लो सड़क पे बहुत सारे खड्डे हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। तो सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना तो फोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स पे, ना ही नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है दो सब जो भी मटेरियल हमने लिए हैं उनका आपस में रिलेटिवली कैसा कंडीशन है। अगर ज्यादा रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। कुल मिला के मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने समझा है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स F, वो होता है म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल रिएक्शन, F है एक फोर्स। तो जो म्यू है, म्यू बेसिकली F अपॉन एन है, क्योंकि ये भी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है, ये भी एक फोर्स है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, साथ में डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यूनिट लेस है और साथ में डायमेंशन लेस एक क्वांटिटी है। ये डिपेंड करती है मटेरियल पे और सरफेस की कंडीशन पे, मटेरियल पे और सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करती है ये। अब समझिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक बात और है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहां धक्का दे रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अगर मैं मेरे ब्लॉक को यहां धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा। तो कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोजिट होता है रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस के। रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट काम करता है फ्रिक्शन। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन बाद में निकालेंगे तो हमें आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर धक्का दूंगा मेरे राइट साइड में ऐसे, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। किस पर? इस पर। इस पर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जबकि जमीन पर फ्रिक्शन होगा उस डायरेक्शन में। एक्शन के रिएक्शन ऑपोजिट। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि ये रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को अपोज करता है, विरोध करता है दो ऑब्जेक्ट के या दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट के शेप से डिपेंड, फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है सरफेस की कंडीशंस पे, ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कि अगर इंक्लिनेशन पे एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे स्लाइड कर रही है ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। और मान लो, जैसे मान लो एक आदमी इसको नीचे धक्का दे रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, है ना? यहां पे हमने इसको स्लाइड किया तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। लेकिन अगर सरफेस पर ऑब्जेक्ट है और आदमी नीचे से धक्का दे रहा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड की जा रही है, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, फ्रिक्शन लगेगा नीचे इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है? इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा पैरेलल रिएक्शन फोर्स जो कि नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन पैरेलल लगता है सरफेस के पैरेलल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल
होता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा पैरेलल रिएक्शन। अब हम समझेंगे एक और चीज कि जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा आर, रिजल्टेंट आएगा आर, और रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा लेमडा, इसका 10 लेमडा जो होता है ना, अभी निकालेंगे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल। अगर हम इसको निकालें 10 लेमडा तो आएगा एफ अपॉन एन। 10 लेमडा क्या आएगा? एफ अपॉन एन। अच्छा, एफ अपॉन एन तो हमारे पास म्यू भी होता है, तो 10 लेमडा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू। तो 10 लेमडा एफ अपॉन एन होता है म्यू के मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करें तो हम 3 तरह के फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है समझिए, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो ये स्टैटिक कंडीशन में है। अगर मैं इसको पुश करूंगा और मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, या इसको ऐसे रख दिया मैंने और मैं कह रहा हूं कि भाई तू चल, मैं तुझे इंक्लिनेशन देता हूं चल, तो ये चलने लगेगा। अभी रुका हुआ है ना इस कंडीशन में, अभी इस पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये नीचे आना जाता है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है, रुकी हुई कंडीशन में, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला टाइप आता है स्टैटिक। तो फ्रिक्शन एट रेस्ट, जब भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हमारा ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, इस कंडीशन में भी इस पे फ्रिक्शन है, देखो ये अपने आप धीरे धीरे रुक भी रहा है ना। तो चलते टाइम जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जो तीसरा आता है वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि उससे हमारा जीवन काफी आसान हो जाता है। और उस फ्रिक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये। अगर मैं इसको, इस छोटे से डंबल को इस टेबल पे रख के ऐसे इंक्लाइन करूं, तो देखिए थोड़ा सा भी इंक्लाइन करने पर ये अभी रुका हुआ है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल है तो रुका हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा इंक्लाइन करूंगा और ये भाई साहब नीचे आने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं, इधर और फिर इधर। तो ये यहाँ ये जो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग रोलिंग कहते हैं फिजिक्स में। तो रोलिंग के समय जो फ्रिक्शन है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग, ये बेसिकली स्लाइडिंग के लिए है कि जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं, बट जब कोई भी चीज रोल करती है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में हम कंसीडर करते हैं। जैसे सड़क पे टायर, सड़क पे टायर घूम रहा है ना, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे और उसको स्टडी हम लोग करेंगे कहां पे? रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, मतलब है चीजें सेम ही, दोनों मोशन से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको अलग अलग रखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने समझा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों के कोफिशिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब आप समझिए कि अगर कोई 100 किलो की ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है, तो उसको जब आप धक्का दोगे इनिशियली, तो उसको इनिशियली धक्का देना यानी कि चलाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कहेंगे म्यू एस, है ना। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक कंडीशन में, उसके बाद आता है म्यू के और उससे कम होता है म्यू आर। तो सबसे ज्यादा होता है म्यू स्टैटिक, फिर म्यू काइनेटिक और फिर आएगा म्यू रोलिंग। आप समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये, अगर मानो ये 100 किलो का है, तो इनिशियली इसको आप जब पुश करोगे तो पुश करके इसको आगे लाने में, एक बार ये चलने लग गया ना तो उसको धक्का देना आसान हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक बार वो स्लाइड करने लग गई तो उसको आगे धक्का देना आसान होता है, लेकिन इनिशियली
जैसे मैं टायर की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, तो आपने कभी ना कभी अगर कार को धक्का दिया हो, बस को धक्का दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि इनिशियली उसको एक बार चलाना मुश्किल है। एक बार गाड़ी चलने लग गई ना, रोल करने लग गई, तो उसको धक्का देना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर गाड़ी खड़ी है तो उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रांग होता है। उससे जो कम होता है वो होता है काइनेटिक, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए हमारी जो गाड़ियां होती है वो रोल करती हैं, क्योंकि रोलिंग कंडीशन में फ्रिक्शन सबसे कम हो जाता है। स्लाइड वाली गाड़ियां क्यों नहीं बनाते? सड़क पे पटरी लगा दो, उस पे गाड़ी को स्लाइड करा दो, क्योंकि स्लाइड में क्या है, लॉसेस ज्यादा होते हैं, टियर एंड वियर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग। रोलिंग आसान है। तभी तो छोटे छोटे जो वो बनाए जाते हैं ना छर्रे, जिससे कि हम लोग बियरिंग बनाते हैं, वो बहुत कमाल का इन्वेंशन है। उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है ना, स्वरूप बदला है, रोलिंग ने बदला है। रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग और स्टैटिक तो सत्यानाश करने के लिए फेमस है, लेकिन स्लाइडिंग को कम किया जा सकता है इन फ्रिक्शंस को। जैसे हम बात करें पिस्टन की, पिस्टन बोर के अंदर स्लाइड करता है, तो वहां पे ये वाला फ्रिक्शन है। टायर रोल कर रहा है तो ये फ्रिक्शन है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि सबसे आसान होता है रोल करवाना किसी ऑब्जेक्ट को, उससे मुश्किल होता है काइनेटिक मतलब कि स्लाइड कराना, और सबसे मुश्किल होता है रुकी हुई चीज को चलाना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स की तो होगा क्या, मान लो आपने फ्रिक्शन फोर्स 0 लगाया तो ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। फिर आप जैसे ही उस पर फोर्स बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट चलने लगेगी और फिर वो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है यहां तक का, ये है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर ये वाला जो फ्रिक्शन है ये है काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, कि ऑब्जेक्ट को इनिशियली चलाना मुश्किल है और फिर उसके बाद एक बार चलने लग जाए तो आसानी से धक्का देकर के उसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें यहाँ पे और समझने की जरूरत है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे मैं अगेन इस बॉक्स की बात करता हूं, मान लो कि इस बॉक्स का वजन है 5 kg, 5 kg इसका वेट है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितना है? इस पर नॉर्मल रिएक्शन है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अगर 50 न्यूटन इस पे वो है, ठीक है, नीचे 50 न्यूटन इसका वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50 न्यूटन। मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जा रहा है, हमने इसको 1 मान लिया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? 50 न्यूटन, म्यू इंटू एन, म्यू एन 50 न्यूटन आ जाएगा। अब सोचिए इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है क्या? आप बोलोगे हाँ आपने बताया है तो है, लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर मैं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा। तो मेरा अप्लाइड फोर्स है इधर, इस साइड, इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर, इस साइड, ठीक है ना, बात समझ रही है? तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। तो समझिए कि इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाए, इधर लगा 2 न्यूटन का फोर्स, जबकि फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इस साइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर होगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन होगा? तो आप कहोगे हाँ सर ये 50 न्यूटन फ्रिक्शन। जी नहीं भाई, आप समझिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आ जाएगा 48 न्यूटन इधर की तरफ, इस साइड। तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आ गया 48 न्यूटन। तो क्या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी? जी नहीं, ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, मैं लिखता हूं पहले, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा? इसके अपोजिट
2 न्यूटन ही जनरेट होगा। फ्रिक्शन कितना आएगा? 2 न्यूटन। मैंने आपको क्या बोला? फ्रिक्शन इज अ सेल्फ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो क्योंकि फ्रिक्शन एक पैरेलल रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन तो हमेशा एक्शन के बराबर ही होगी ना भाई। रिएक्शन हमेशा एक्शन के बराबर होगी, तो एक्शन 2 न्यूटन, तो रिएक्शन भी 2 न्यूटन होना चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर क्या होगा अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, अप्लाइड फोर्स, तो भाई फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही होगा। क्या होगा कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो भाई फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा। क्या होगा अगर मैं 51 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो मैं कहूंगा मेरे भाई फ्रिक्शन 50 न्यूटन ही होगा। फ्रिक्शन की हैसियत कितनी है? 50 न्यूटन है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है इस कंडीशन के लिए? 50 न्यूटन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट चले, अपनी जगह से सरके, हिले, आगे बढ़े, तो आपको मिनिमम 50 से इतना सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 50.00009 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर जाएगी। बहुत कमाल का कंसेप्ट है कि नेचर ने क्या बोला फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन यू आर अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नेचर ने फ्रिक्शन को एक वरदान दिया। नेचर ने फ्रिक्शन को बोला, फ्रिक्शन यू आर अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जितना एक्शन उतना रिएक्शन। सही। क्या नॉर्मल रिएक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू है? जी हाँ। वैसे ही इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। लेकिन इसकी लिमिट है। लिमिट कितनी है? इतनी। ये जो मैं लिखता हूं ना, F इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो म्यू एन इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगी, आगे बढ़ने लग जाएगी। इस टेबल पे इसको रखता हूं, ठीक। और ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइन करूं, तो ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहां से ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, और अब स्लाइड करने लगा है। तो जो ये एंगल है, जिस एंगल पर इसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, ये एंगल एक स्पेशल एंगल होता है, और इस एंगल का एक नाम भी है। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो आज हम लोग पहले एंगल ऑफ रिपोज के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो समझिए, मान लेते हैं कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन था, और इसका एंगल थीटा होने पर, ये पहले हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको धीरे धीरे ऊपर किया, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल होने पर ये जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा था, ये ब्लॉक स्टार्ट कर देता है स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन के पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन जितना फोर्स डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। या ऐसा कह सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा ही ज्यादा है। मान लो नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स था, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं कि 1 है, तो डाउनवर्ड फोर्स 1.0001 होगा, तो भी ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगी। तो इस चीज को हम ग्रेटर देन ना कह करके हम लोग इक्वल टू मान सकते हैं, ठीक है ना, नियरली इक्वल टू दिस। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास था m, तो इसका एक एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ये फोर्स हो जाएगा m इंटू जी, एम जी। ये हो जाएगा यहाँ पे इधर एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है,
और ये हो जाएगा mg साइन थीटा, इसके अगेंस्ट आएगा नॉर्मल और इसके अगेंस्ट आएगा पैरेलल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज बेसिकली म्यू इंटू एन। और यहां पर अगर हम n की वैल्यू देखें तो n है mg कॉस थीटा। ठीक, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि भाई यहां जो ब्लॉक था इसका वेट था mg। mg हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब mg का यहां पे जो कंपोनेंट आएगा mg का वो होगा mg cos थीटा और डाउनवर्ड्स आएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा का नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर, नॉर्मल टू द सरफेस, और mg sin थीटा का अगेंस्ट द मोशन, अपोजिट टू द मोशन। ठीक है ना। तो यहां पर थीटा बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज है। हमने ये माना है कि इस एंगल पे ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा और फ्रिक्शन Fr इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n होता है, तो म्यू mg cos थीटा। अब इक्विलिब्रियम, जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है नहीं, मोशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो mg sin थीटा है वो नियरली अबाउट, मतलब नियरली इक्वल है इसके। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। कहने का मतलब क्या है कि tan थीटा जो है वो म्यू के बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ये है एंगल ऑफ रिपोज। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी जो इंक्लाइंड प्लेन होगा उसका एंगल कितना रखना है। देखिए ये कहाँ काम आता है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ की हम लोग इमेजिन करें, तो पहाड़ के चारों तरफ सड़कें बनती है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे सड़क बना देते हैं, ऐसे घुमा घुमा के ऊपर तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सड़क अगर इंक्लाइंड है तो ट्रक मान लो ऐसे खड़ा है तो ट्रक स्लाइड करने लग सकता है नीचे की तरफ। मान लो आपने टायर में ब्रेक भी लगा दिया तो रोल नहीं करेगा, तो स्लाइड करके नीचे आ सकता है, तो वो नुकसान कर सकता है, हमें बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारी जगहें होती है जहां पे हमें इंक्लिनेशन जो होता है उसको वैसा एडजस्ट करना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड ना करे, तो वहां पर ये काम आता है एंगल ऑफ रिपोज। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m, मास है m या वेट बोल देते हैं mg, वेट है mg। अब क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक को स्लाइड करके हमें आगे लेके जाना है इधर। यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, स्मूथ सरफेस नहीं है। इसको पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? आपको भी ये क्या पुल करना पुश करना क्या फर्क पड़ता है? पुल करो कि पुश करो, फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद क्या कंफर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम फोर्स को किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने ऐसे किया, इसे कहेंगे पुल, ठीक, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो इसे कहेंगे पुश। ठीक, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बैग है, हम बैग को उठा नहीं सकते तो हम यहां से पकड़ के इसको खींचते हैं, तो आप इसको ऐसे खींच भी सकते हो, या हो सकता है आप इसकी इस ट्रॉली को पकड़ के ऐसे धक्का भी दे सकते हो। तो आसान क्या रहता है, पुल करना किसी चीज को या पुश करना किसी चीज को आसान होता है, उसका आज हम लोग पूरा सच जानेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या करना आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुल की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं F, मान लो हमने एंगल लिया थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, इट इज जस्ट एन एंगल थीटा जिस पर हमने फोर्स F को अप्लाई किया है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पर फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो नीचे है mg, ऊपर है n, और इधर आएगा F cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा F sin थीटा, ये इसी का कंपोनेंट F sin थीटा। ठीक, तो ये चार फोर्सेस आ गए। मान लो ऑब्जेक्ट इधर जाएगी क्योंकि फोर्स इधर लगाया है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो अब हम लोग इनके सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सबसे पहले हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखें तो F cos थीटा है, F cos थीटा, और एक है यहाँ पे F फ्रिक्शन, F R कह देता हूं, यानी कि म्यू इंटू एन। तो F cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन क्या है, एन निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ी देर होल्ड करते हैं, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, तो वर्टिकल फोर्सेस को बात करते हैं।
वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो है N प्लस एफ साइन थीटा इजिकल्स टू एम जी। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या आ गई? N आ गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हम इस N की वैल्यू को यहां रख देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करें तो हमारे पास N की वैल्यू रखने पर एफ कॉस थीटा इजिकल्स टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इजिकल्स टू म्यू एम जी, म्यू एम जी, म्यू एम जी और माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है ना, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इजिकल्स टू म्यू एम जी। हम लोग यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? एफ कॉमन ले सकते हैं, हमें एफ ही तो कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इजिकल्स टू म्यू एम जी। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सब हो जाएगा। एफ आ जाएगा हमारे पास म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू, म्यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा म्यू को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन एंगल। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन एंगल के बराबर ही तो म्यू होता है, एफ अपॉन एन। हमने कल कैलकुलेट किया था, मतलब कल मतलब लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो म्यू एम जी अपॉन, अच्छा इसको हम म्यू को तो वैल्यू रखने वाले हैं, टेन थीटा कह दो या टेन अल्फा कह दो, मैं इसको टेन लेमडा कह देता हूं, टेन लेमडा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन लेमडा साइन थीटा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? जी हाँ, तो आ जाएगा एफ अपॉन टेन लेमडा होता है, थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा, एफ इजिकल्स टू टेन लेमडा होता है साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा मल्टीप्लाई बाय एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा साइन थीटा। ठीक, ये कॉस लेमडा एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा? एफ, ये आ जाएगा साइन लेमडा एम जी अपॉन कॉस लेमडा, ये तो आ गया ऊपर का, ये सब आ गया, है ना। और नीचे क्या आएगा? कॉस लेमडा, अगेन एलसीएम आ गया, तो यहां क्या बचेगा? कॉस लेमडा कॉस थीटा माइनस साइन लेमडा साइन थीटा, ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? हम इसको कॉस लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास एफ इजिकल्स टू साइन लेमडा एम जी अपॉन साइन लेमडा एम जी अपॉन, इसको कह सकते हैं कॉस लेमडा प्लस थीटा, साइन कॉस लेमडा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब अगर मान लेते हैं ये तो हमारे पास आ गया है पुल का, जब हम यहां पे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो ये फोर्स लगेगा। ठीक, अब मैं पुश वाला समझाता हूं आपको। पुश वाला समझने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे रहने देते हैं, एक बार आप इसको देख लो, मैं दोबारा समझा देता हूं पुल वाला एक बार, फिर आपको वापस से पुश का समझाऊंगा। फोर्स यहाँ था, पुलिंग फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट आए, साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन था, नीचे एम जी ऊपर एन। तो हमने दो इक्वेशन बनाई, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया, फिर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया। हॉरिजॉन्टल में था एफ कॉस थीटा बराबर में था म्यू एन, और वर्टिकल में था एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, और उसके बैलेंस कर रहा था नीचे की तरफ एम जी। तो हमने लिखा एन बराबर एफ साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये एन की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन में 1 रखने के बाद हमारे पास ये कुछ मिला, क्योंकि म्यू से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन दिखेगी। तो एफ कोस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी, तो यहाँ से एफ कॉमन आ गया, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एम जी, तो ये म्यू एम जी और ये बाकी सब इसके नीचे आ गया। म्यू को मैंने लिखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 लेमडा, कल हमने इसको लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो इसके पहला वाला जो पार्ट 1 है उसमें जाके जरूर देख लेना। फिर इसको सिंप्लीफाई किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, और हमारे पास पुलिंग फोर्स आ गया एफ इज इक्वल्स टू साइन लेमडा एम जी अपॉन कॉस लेमडा प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है एफ। अब क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी लिमिटेड ही है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ काटा पुटा सब, है ना, इस जगह पे हो जाएगा, ज्यादा अलग नहीं। अब मैंने फोर्स लगाया है ऐसे, पुश कर रहा हूं मैं,
जब मैंने पुशिंग फोर्स लगाया, पुशिंग एंगल अगेन थीटा ही लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है, कोफिशिएंट का फ्रिक्शन भी म्यू है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी म्यू है, फोर्स है एफ थीटा है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ एफ साइन थीटा और आगे की तरफ एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। पीछे की तरफ आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, नीचे आ जाएगा mg और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। ये सारे फोर्सेस आ गए, ये वाला आ गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्सेस की नहीं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो एज इट इज ही रहेंगे, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा, आप समझो। यहां पर अगर देखें, देखिए इस जगह पे ये फोर्स ऊपर की तरफ है एफ साइन थीटा, बट यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो ये mg में ऐड होगा, तो मैं लिखूंगा n बराबर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ये है वर्टिकल फोर्स है, n इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्स, नीचे दो हैं एफ साइन थीटा और mg, तो एफ साइन थीटा प्लस का mg, ये दो फोर्सेस है जो नीचे की तरफ है। आप सोचिए अगर ये इक्वेशन 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, एफ साइन थीटा प्लस mg, एफ साइन थीटा प्लस mg को मैं रख दूंगा तो आ जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन, n की जगह आएगा एफ साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। अब आप इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इसको देखिए एफ कॉस थीटा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ पे प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस और ये प्लस। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार लिया है क्योंकि जगह कंस्ट्रेंट है, मेरे पास थोड़ी सी जगह होती है ना, इसलिए बाकी कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज कहाँ आएगा, वहां आएगा। यहां देखिए कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह आ गया प्लस, साइन ए साइन बी, तो जो एफ पुल आएगा, एफ पुश, वो आएगा साइन लेमडा mg अपॉन अपॉन, माइनस की जगह प्लस किया था तो प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, क्या जाएगा कॉस लेमडा माइनस थीटा, लेमडा माइनस थीटा। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये पुल वाला फोर्स है, ये है पुलिंग फोर्स, लिख देता हूं मैं, ये है पुल और ये है पुश। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा फोर्स इजी रहता है, किसी चीज को पुल करना आसान है या किसी चीज को पुश करना आसान है। तो पुलिंग और पुशिंग में आपको डिफरेंस अभी पता लग जाएगा। अगर हम फोर्सेस को देखें, देखिए एफ साइन लेमडा mg, साइन लेमडा इंटू mg यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये फोर्सेस में ये वाला पोर्शन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक तरफ है कॉस लेमडा प्लस थीटा और दूसरे वाले में है कॉस लेमडा माइनस थीटा। अब अगर हम फोर्सेस के बारे में समझें तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा, कॉस लेमडा माइनस थीटा और कॉस लेमडा प्लस थीटा डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। जब कॉस में एंगल बड़ा होता है, मान लीजिए लेमडा की वैल्यू है 60 और थीटा की वैल्यू है 30, तो 60 और 30 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, जबकि 60 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा √3/2 विच इज लेस देन 1, है ना। तो समझने वाली बात ये है कि जहां पर एंगल छोटा है, सॉरी हाँ √3/2, ये cos 30 हो जाएगा, सही है। तो जहां पर एंगल छोटा है वहां पे फोर्स बड़ा आएगा, ये वैल्यू छोटी है ना, ये वैल्यू छोटी है, यानी कि ये वैल्यू है इससे कम, cos लेमडा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन cos लेमडा माइनस थीटा, तो क्योंकि ये बड़ा है तो फोर्स कम लगेगा, तो मैं कह सकता हूं F पुल इज लेस देन F पुश। इसका मतलब हो गया पुल करना किसी चीज को, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, किसी भी चीज को पुल करना ज्यादा आसान होता है किसी चीज को पुश करने के मुकाबले। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार और आपको पिक्चराइज कराता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचते हुए लेके जाऊं और यहाँ पे मैं इसको यहां से ऐसे धक्का देते हुए लेके जाऊं, तो ऐसे खींचते हुए ले जाना आसान होगा एज कंपेयर टू धक्का देते हुए लेके जाने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि वो ऑब्जेक्ट चलने लग जाए।
किसी ऑब्जेक्ट पर कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट चलने लगे। तो आप बोलोगे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को चलाने के लिए जो मिनिमम फोर्स होता है एफ मिनिमम, वो होता है म्यू एम जी या फिर म्यू इंटू एन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या यही मिनिमम फोर्स होता है? क्या मैं इससे कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को चला सकता हूं? चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बिल्कुल बात सही है कि इतना फोर्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट मोशन। बट इससे भी कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां पे मैंने ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको रिड्यूस कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन को कैसे रिड्यूस किया? मैंने यहां पर एक पुलिंग फोर्स लगाया F, जैसा कि हमने 1 मिनट पहले ही सीखा है कि अगर हम किसी एंगल थीटा पर पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो हमारा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, कम फोर्स लगा करके हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं। तो देखिए यहां पर म्यू एन है, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि म्यू एन से भी कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को कैसे चलाएंगे। तो मैंने फोर्स लगाया है F, एंगल थीटा है, ये हो जाएगा F cos थीटा, जैसा कि अभी हमने सीखा है, ये हो जाएगा F sin थीटा। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n, और इधर लगेगा फ्रिक्शन यानी कि म्यू एन, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है एफ आर वो बराबर है एफ कॉस थीटा के, है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं म्यू इंटू एन के। एफ कॉस थीटा बराबर है म्यू एन के, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1, ये आ गया हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में क्या होगा, जैसा भी हमने सीखा था, एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। एन की वैल्यू रख दो तो एफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ये है एन, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी कि जो हमारे पास एफ कॉस थीटा है, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये सेम टू सेम डेरिवेशन जा रहा है, अभी तक कुछ बदला नहीं है। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं यहां पे एफ इज इक्वल्स टू सॉरी एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम म्यू कॉमन ले लें, सॉरी एफ कॉमन ले लें, तो आएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब ये फोर्स मिनिमम कब होगा? किसी भी फंक्शन के मिनिमम की या मैक्सिमम होने की हमने कंडीशन जानते हैं हम। एफ मिनिमम होगा जब व्हेन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि म्यू एम जी तो चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, हम लिखेंगे डी दिस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर 0, म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा और म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। भैया कॉस थीटा नीचे चल जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आप ये समझिए कि म्यू बराबर टेन थीटा बराबर है म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 कह सकता हूं, म्यू अपॉन 1, यानी कि भैया जी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि म्यू अपॉन इन दोनों का हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिक, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज आप पहले भी कई बार कर चुके होंगे। और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 सही है। इसको हटाता हूं, तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन
कॉस थीटा रखेंगे सबसे पहले, कॉस थीटा ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू, म्यू अपॉन दिस, तो म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं इसको, ये भाई ऊपर चल जाएगा ना एलसीएम की पावर 1/2, सोचिए यहाँ पे पावर है 1, तो बचेगा म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो मिनिमम फोर्स जो मुझे रिक्वायर्ड है इतना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये म्यू एम जी ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो आप कहोगे म्यू एम जी ज्यादा है क्योंकि म्यू एम जी में हमने किसी ना किसी चीज का डिवाइड किया है, और जब डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा ना वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है इतना, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स ना लगाकर हम किसी एंगल थीटा पर फोर्स लगाएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम वैल्यू पर हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू पर भी हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, ये उसका सिंपल सा प्रूफ है। चलिए तो अब हम बात करेंगे, एक ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा अगर हम यहां पर फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे। तो देखिए जब हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था तो हमें पता है कि इस पर जो mg, मान लीजिए एंगल थीटा है, mg cos थीटा, नीचे लगता है mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये सब लगता है। व्हेन फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं, जब फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड देन दिस सिचुएशन हैपेंस, यानी कि a आ जाता है mg sin थीटा। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहां पर फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और जो इसका इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन थीटा इज नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, नीचे स्लाइड करने लगेगा ब्लॉक। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप आराम से देख सकते हो। तो ये एंगल ऑफ रिपोज से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ म्यू इंटू एन, एन कहां है, एन है ये, तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, और ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू प्लेन। कौन कौन से फोर्सेस हैं, नीचे है एम जी साइन थीटा और ऊपर है म्यू इंटू एन, ये हो जाएगा टोटल फोर्स एफ, यानी कि मैं लिख सकता हूं एम इंटू ए। ये वाला कब था, जब म्यू 0 था तब ये सिचुएशन थी, है ना। तो एम इंटू ए, एम इंटू ए कितना है, एम इंटू ए है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एन की जगह एम जी कॉस थीटा, एन की जगह एम जी कॉस थीटा रख देंगे, तो यहां से एम जी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा विल बी आवर एक्सेलरेशन। इसमें हम लिख सकते हैं इफ म्यू 0 तो ए कितना बचेगा, जी साइन थीटा, ठीक है ना। यहां पर ये बेसिकली जी साइन थीटा, ये एम तो आएगा नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक ब्लॉक का जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा 0 डिग्री हो जाए तो यहां पर ए आ जाएगा जी साइन 0, है ना, जी साइन 0 यानी कि 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, ये रुका रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है। या इसको चलाने के लिए अगर यहां पे इस कंडीशन में 0 रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, कॉस 0 कितना होता है 1, वो भी माइनस का, दैट्स इट।
तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगेन इंक्लाइंड प्लेन की ही बात करेंगे अभी थोड़ी देर तक। इस इंक्लाइंड प्लेन में ये जो ब्लॉक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं एफ मिनिमम निकालूं, मिनिमम टू पुल इट अपवर्ड्स। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊं, कहां लेके जाऊं, ऊपर। उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो हम समझेंगे कि सबसे पहले कि फोर्स लगाना कहां है। मान लीजिए कि एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा, मतलब ये मूव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मास m है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, वेरी गुड, डाउनवर्ड्स। और mg साइन थीटा भी नीचे लगेगा, तो यहां लगेगा म्यू इंटू एन और mg साइन थीटा नीचे की तरफ, म्यू इंटू एन और mg साइन थीटा नीचे की तरफ। ऊपर लगेगा F, जो हमने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया है वो। बट मैं इसको और ज्यादा जनरलाइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने इसको पैरेलल टू प्लेन नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया है किसी एंगल अल्फा पर, F। पुलिंग फोर्स कहां लगाया है, किसी एंगल अल्फा पर, तो हो जाएगा F cos थीटा। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये यहां पर था n और इसका प्लस F साइन थीटा, n के साथ F साइन थीटा आ जाएगा, नीचे हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, mg cos थीटा। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। 1 मिनट कॉल आ, ठीक है। देखिए मैंने इसको एंगल पे क्यों लगाया ऊपर की तरफ, आप समझिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज समझाई थी, पुल इज इजियर देन पुश। मतलब अगर किसी ब्लॉक को हम ऐसे खींचेंगे तो वो आसान होता है ऐसे धक्का देने से, इवन इस वाले फोर्स से भी आसान होता है, ये इजी होता है। तो वही मैं कह रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लगाया, जनरलाइज हो गया। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू 0 रख दो, आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू 30 रख दो, 60 रख दो, 70, 45, जितना आपका मन करे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल टू प्लेन कौन कौन से फोर्सेस हैं, और परपेंडिकुलर टू प्लेन। पहले परपेंडिकुलर टू प्लेन करते हैं ताकि वो पैरेलल में रख देंगे वैल्यू। परपेंडिकुलर टू प्लेन यही है, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg cos थीटा। अच्छा साइन थीटा नहीं है यहाँ पे, ये अल्फा है एंगल, है ना, दिस एंगल इज अल्फा नॉट थीटा। तो f अल्फा आ जाएगा। f क्या है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स है ना। f साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg, तो n प्लस f साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो n की वैल्यू आ गई mg cos थीटा माइनस f साइन अल्फा, इक्वेशन 1। अब पैरेलल टू प्लेन, ये साइन पैरेलल का होता है, ये परपेंडिकुलर का होता है ना। पैरेलल टू प्लेन कौन कौन से फोर्सेस हैं, नीचे की तरफ दो हैं, म्यू एन प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू f cos अल्फा, यही दो फोर्सेस है। अब क्या करेंगे, वही प्लेन, ये n जो है n को यहां रख देंगे, म्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं वापस से, है ना। चलिए तो हो जाएगा म्यू, n की जगह ये आ जाएगा पूरा mg cos थीटा माइनस f साइन अल्फा, f साइन अल्फा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू f cos अल्फा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f की वैल्यू, f की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यहां से सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू f साइन अल्फा प्लस mg साइन थीटा बराबर f cos अल्फा। क्लियर, एफ को एक तरफ ले चलो, हमें तो फोर्स ही चाहिए, फोर्स से मतलब है, एफ को एक तरफ ले लो, तो हो जाएगा म्यू एफ साइन अल्फा प्लस एफ कॉस अल्फा, इसको एक तरफ ले गए, बचा क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। यहां से क्या कॉमन आएगा, एफ,
तो हो जाएगा एफ इंटू म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी कॉमन आ जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो एफ आ जाएगा एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं मान लेता हूं कि जो म्यू है म्यू है 10 लेमडा, होता भी है म्यू होता है 10 लेमडा, रख देते हैं उसकी वैल्यू भी। तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी। सोचो इसको 10 लेमडा लिखेंगे तो लिखूंगा साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा इंटू कॉस थीटा, ये म्यू की जगह साइन अपॉन कॉस, ठीक, प्लस साइन थीटा अपॉन में ये म्यू की जगह साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा, ये म्यू की जगह ये आ गया, फिर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखो कॉस अल्फा कॉस लेमडा दोनों तरफ से ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन लेमडा कॉस थीटा, साइन लेमडा कॉस थीटा, फिर कॉस लेमडा साइन अल्फा साइन थीटा, है ना। तो साइन लेमडा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस लेमडा अपॉन यहां पे देखो साइन लेमडा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन लेमडा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन कॉस लेमडा माइनस अल्फा। तो इस तरह से दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो इतना फोर्स मिनिमम चाहिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, मिनिमम इतना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो आपका कहना क्या होगा, मैं इरेज कर। अब यही मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए ये जो ब्लॉक था इसको नीचे लेकर के आना है, तो नीचे लाने के लिए मैंने ऐसे फोर्स लगाया एफ, कितना एंगल था, एंगल था अल्फा, तो हो जाएगा एफ साइन अल्फा, ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, ये एंगल है थीटा, ऊपर लगेगा म्यू इंटू एन, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, ये सारे फोर्सेस लगेंगे, और एक लगेगा यहां पर हमारा प्यारा सा नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, सबको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होगा, वो हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, बस यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, इधर म्यू एन पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन ये वाले हैं, कौन कौन सा है, पहला है म्यू एन इज इक्वल्स टू एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। एन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, है ना, एन की वैल्यू रख देते हैं। पहले डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस क्या है कि पहले म्यू एन नीचे था, एफ कॉस अल्फा ऊपर था, अब हमने इसको नीचे पुल किया है तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मोशन नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर, और तो कुछ डिफरेंस आने नहीं वाला। एन की वैल्यू रख देता हूं, तो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। अगेन एफ को एक साइड ले लेंगे और बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, एफ कॉस अल्फा, ठीक, और इसको उधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो बचेगा प्लस का म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो बचेगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस का एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम यहां लिखेंगे
एफ कॉमन लेकर के, एफ कॉमन आएगा तो बचेगा कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। और यहां पे क्या आएगा, म्यू, एम जी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एफ इज इक्वल्स टू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन थीटा। इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर अब क्या करेंगे हम, अगेन म्यू की वैल्यू रखेंगे, तो जो एफ आएगा अब की बार आ जाएगा एम जी साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा, म्यू की वैल्यू साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा साइन थीटा। तो एफ कितना आ जाएगा भाई, कॉस लेमडा इधर चल जाएगा तो एम जी साइन लेमडा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस लेमडा अपॉन कॉस अल्फा कॉस लेमडा प्लस साइन अल्फा साइन लेमडा, नहीं साइन अल्फा साइन थीटा, थीटा थीटा। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? कॉस अल्फा था यहां पे, कॉस अल्फा नीचे आया है ना, यहां से लेमडा कॉस लेमडा म्यू साइन थीटा, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा माइनस का एफ साइन थीटा म्यू एन एम जी कॉस, तो एफ ऊपर आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, गड़बड़ यहाँ पे हुई है, एफ साइन अल्फा है ये, अल्फा साइन के साथ अल्फा, एफ के साथ तो अल्फा है ना यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे भी अल्फा, अरे भाई कैसे गड़बड़ हो गई, अल्फा 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 और ये लेमडा, अब सही है, वो अल्फा की जगह थीटा लिख दिया था गलती से, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो एफ एम जी साइन लेमडा माइनस थीटा अपॉन कॉस लेमडा प्लस थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास किसका, किसी भी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे नीचे खींचने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो गए हैं, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे जो कि फ्रिक्शन में से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक बाउल है, इस तरह से एक बाउल है और इस बाउल में एक एंट है जो ऊपर चढ़ना चाहती है, ठीक है ना, यहां पर एक एंट है जो ऊपर चढ़ना चाहती है, बट ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है और ये वापस नीचे गिर जाती है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है ये इंसेक्ट और वापस नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। इस बाउल की जो रेडियस है, रेडियस आर गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, दो चीजें की। तो ये पूछा ये है कि ये इसके बॉटम से यहां से ये कितना ऊपर चढ़ पाएगी इससे पहले कि वापस फिसल जाए, नीचे फिसल जाए समझे। क्वेश्चन क्या है कि एक एंट है, एंट एक बाउल में ऊपर चढ़ रही है, आर रेडियस का बाउल है और ये एंट ऊपर चढ़ के वापस से फिसल जाती है ड्यू टू इट्स वेट, वेट की वजह से नीचे फिसल जाती है और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ये बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर चढ़ पाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि मान लो ये एच हाइट तक ऊपर चढ़ रही है, अगर ये एच हाइट तक चढ़ रही है और टोटल ये है आर, है ना, तो मान लेते हैं ये है वाई, ये आर हो जाएगा, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है ना, एंगल मान लो थीटा है, ये एच है ये वाई है, मैं ऐसा लिख सकता हूं एच प्लस वाई इज इक्वल्स टू आर, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास। ठीक, नाउ यहां पर इस पे कौन कौन से फोर्सेज है मैं इसका एफबीडी यहीं पे बना रहा हूं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ पाए। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाते हैं, मान लीजिए एंट यहां तक थी ना, छोटा सा एंट बना देता हूं, ये एंट थी, है ना, ये इसका mg है और ये क्योंकि r था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा और नीचे लगेगा mg sin थीटा। इसको
ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, इसको बैलेंस करेगा म्यू इंटू एन, यानी कि फ्रिक्शन। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन 1, n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ठीक। दूसरा मैं लिख सकता हूं म्यू n इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, अगर मैं 2 में 1 का डिवाइड करूं, 2 में 1 का डिवाइड करूं, तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये पहली बात हमें याद रखनी है, म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए है, आंसर चाहिए मुझे आर और म्यू के टर्म्स में। क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस और म्यू दिया हुआ है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ना मास दिया है, ना जी दिया है, ना कुछ दिया है। जब कोई डेटा नहीं दिया है तो वो डेटा हम आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा ट्राइंगल से आएगा, देखिए ट्राइंगल है बेसिक सा, सिंपल सा, है ना। मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये है आर, ये एंगल है थीटा। तो टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन वाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और यहां से मैं लिख सकता हूं वाई की वैल्यू, वाई कितना है, वाई आर, सॉरी हमें एच निकालना है ना, तो एच को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाई आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा आर माइनस एच, वाई इक्वल्स टू आर माइनस एच, इसको बाद में कर लेंगे। एक्स कितना है, एक्स अगर मैं निकालूंगा तो एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। तो रख देते हैं वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स, एक्स यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और टेन थीटा है म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। नाउ वी कैन राइट म्यू वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट इधर चल जाएगा तो म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही, वाई स्क्वायर इधर कॉमन आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो वाई कितना आ गया, वाई आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस वन। बट हमें वाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए एच। तो एच के लिए हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे आर माइनस एच, आर माइनस एच। अच्छा वाई स्क्वायर है यहाँ पे, आर माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस वन। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है, ठीक। बट हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एच, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो आर माइनस एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस वन, आर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से अंडर रूट हो गया, तो क्या बचेगा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन, आर माइनस एच, एच चाहिए तो आर को इधर ले आओ, तो एच हो जाएगा आर प्लस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे, अगर आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एच की वैल्यू आ गई, बेसिकली कैपिटल एच ही है ना, इसको हम स्मॉल एच लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब जगह हमने स्मॉल एच लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइट, इतनी हाइट तक चढ़ पाएगा। अगर म्यू की वैल्यू देगा तो म्यू की वैल्यू रख देंगे, 2 3 4 5 जितना भी देगा, पॉइंट लगा करके देगा तो वो रख देंगे, तो हमारे पास आर और एच में रिलेशन आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से एक टेबल है और इस टेबल पे हमने एक पुली लगा के एक मास यहाँ रख दिया, लेट से m1, एक मास यहाँ रख दिया m2, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो m2 है, m2 इसकी वैल्यू जस्ट इतनी है कि m1 का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, m1 का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो, अगर मान लो ये कुछ भी m1 kg है, अब यहां पर अगर मान लो मैं बहुत थोड़ा सा मास लगाऊंगा तो शायद ना सरके, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो हमें कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। जो इसमें टेंशन आएगा ना, तो टेंशन इतना हो, टेंशन कितना हो, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी क्या होगा, मोशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज मोशन स्टार्ट नहीं होगा।
तो यहां पर हम क्या कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले इसका बनाएंगे तो T बराबर M2G, पहली कंडीशन ये आ गई। अगर इसकी बात करें इस वाले की, तो इधर आएगा फ्रिक्शन म्यू एन, तो N इजिकल्स टू M1G, किसके लिए, पहले वाले ब्लॉक के लिए, ये M1 के लिए, ऊपर N और नीचे M1G, इधर है T और इधर है म्यू इंटू N, यानी कि फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूं पहला N इजिकल्स टू M1G और दूसरा T बराबर म्यू एन। एक्चुअली ग्रेटर देन होना चाहिए, बट ठीक है, हम जस्ट इक्वल मानते हैं तो भी हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट सही आ जाएगा। तो T यहाँ पे आ जाएगा T बराबर म्यू M1G, और T की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, M2G, तो मैं लिखूंगा M2G इक्वल्स टू म्यू M1G। अब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 बाई M1, M2 बाई M1। M2 मतलब जो हैंगिंग है, हैंगिंग मास अपॉन जो ऊपर टेबल पे रखा है ना, ऑन टेबल मास, ऑन टेबल मास। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे देता है, वो देगा कि एक टेबल है और इस टेबल पे रखी है एक चेन ऐसी होती है, इस तरह से एक चेन रखी हुई है, ठीक है ना, और कह रहा है ये जो चेन है इसका एल डैश पार्ट नीचे है और एल माइनस एल डैश पार्ट ऊपर है। टोटल लेंथ है इसकी एल, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, एल में से एल डैश नीचे है और एल माइनस एल डैश ऊपर है। तो एल डैश इतना है कि चेन नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करती है, चेन जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, चेन जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। तो उसने जस्ट स्टार्ट किया है स्लाइड करना, तो कह रहा है भाई एल इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। चलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें पता है म्यू हैंगिंग पार्ट कितना है ये, ठीक है ना। तो जो मास होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मैं लिख सकता हूं एल डैश अपॉन एल माइनस एल डैश, सही, एल डैश अपॉन एल माइनस एल डैश, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं इस तरह से। या ऐसे पूछ सकता है भाई एल डैश की वैल्यू बताओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पूछेगा एल डैश की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये फ्रिक्शन ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। भाई चेन ऐसे रखी थी, मैंने धीरे धीरे इसको नीचे लेना स्टार्ट किया, तो कितना नीचे लेने के बाद ये अपने आप नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो उसके लिए एल डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम, म्यू एल माइनस एल डैश इज इक्वल्स टू एल डैश, ये ऊपर चल जाएगा। यहाँ से देखो म्यू एल माइनस म्यू एल डैश बराबर एल डैश, तो म्यू एल इज इक्वल्स टू म्यू एल डैश प्लस एल डैश, इधर आके प्लस हो जाएगा, एल डैश कॉमन ले लेंगे, म्यू प्लस 1 और यह आ जाएगा म्यू एल। तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू आ जाएगी म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1, ये लीजिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इनटू टोटल लेंथ। तो यहाँ से एल डैश निकाल सकते हैं हम लोग कि कितना नीचे इसको हैंग करेंगे कि ये क्या करेगा, नीचे स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ये कह रहा है देखिए इस तरह से एक पुली सिस्टम है, मतलब नीचे पुली है, दो मासेस हैं, इस मास को कह दो M2, इसके साथ ये पुली के साथ ऊपर से जुड़े हुए धागा, और इधर आए ये मान लो है M1। अभी क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों रुके हुए हैं, यहाँ पर जो फ्रिक्शन अपना काम कर रहा है, इस जगह पे फ्रिक्शन अपना काम कर रहा है, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब यहाँ पे दो चीजें पूछ सकता है, वो पूछ सकता है M1 की मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ M1 की, क्या बताओ, जिसके लिए M2 स्टेशनरी है। दूसरा पूछ सकता है M1 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए M2 स्टेशनरी है। अब आप कहोगे मिनिमम पे भी स्टेशनरी, मैक्सिमम पे स्टेशनरी, ऐसे कैसे, आप समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं मिनिमम की, मान लो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन। जब हमने इसको कहीं से कहीं तक अटैच नहीं किया है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सरफेस पर आ रहा है 5 न्यूटन, ठीक। अब सोचो इस समय इसको 5 न्यूटन मिल रहा है इससे, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम करके ही क्या होगा कि जो यहाँ पे ऊपर फोर्स लगा था ना, ऊपर देखो, अगर M1 बहुत ज्यादा है, सिंपल भाषा में समझें तो M2 को ऊपर खींचेगा और फ्रिक्शन नीचे काम करेगा, सही। और अगर M1 बहुत कम है तो M2 नीचे जाना चाहेगा,
m1 कम है, बहुत कम है, तो m2 नीचे जाना चाहेगा, और नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। दोनों कंडीशन समझते हैं। अगर m1 की वैल्यू मैंने पहली कंडीशन ली है, ये पहला, ये दूसरा, मैंने फर्स्ट कंडीशन ली है, m1 की वैल्यू मिनिमम है, तो क्या होगा? m1 की वैल्यू मिनिमम है, इफ m1 मिनिमम, तो m2 विल स्लाइड डाउनवर्ड्स, m2 नीचे स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स, फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। जब m2 नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाते हैं। चलिए, ये एंगल कितना है? थीटा है, तो यह जाएगा m2g साइन थीटा, क्लियर है? m2g कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा n, और यहां आ जाएगा म्यू इंटू n, ठीक। और ये यहां पर कितना है? इसमें टेंशन है t, तो t भी आ जाएगा ऊपर, t, ठीक। तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम में चाहते हैं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स कांस्टेंट, सॉरी इक्वल, तो लिखेंगे यहां पे n इज इक्वल्स टू m2g cos थीटा, पहली इक्वेशन, ठीक। परपेंडिकुलर जो थे सरफेस के परपेंडिकुलर, उनको बैलेंस किया, फिर पैरेलल वालों को बैलेंस करेंगे, इसको इक्वेशन, इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो हम लिखेंगे t प्लस म्यू एन इज इक्वल्स टू m2g साइन थीटा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इसको 2 कह देंगे, इक्वेशन 2। नाउ व्हाट विल अप्लाई? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेसिकली t। अगर हम इस वाले का एफबीडी बनाएंगे m1 का, ये तो m2 का एफबीडी था, m1 का एफबीडी क्या कहेगा? m1 का एफबीडी यहां बना लेते हैं लोग, m1, तो नीचे है m1g, ऊपर है t, तो t बराबर m1g, ठीक। तो हमें m1 तो चाहिए, तो हमें बेसिकली t चाहिए यहाँ पे, तो t निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू रख देते हैं, तो t इक्वल्स टू m2g साइन थीटा माइनस का म्यू n, ये माइनस हो जाएगा म्यू n, तो m2g साइन थीटा माइनस का म्यू n, n कितना है? n है हमारे पास m2g cos थीटा, m2g cos थीटा, ये t आ गया, सही है। t बराबर m1g रख दो, तो m2g साइन थीटा माइनस का म्यू m2g cos थीटा, g से g कैंसिल, तो m1 आ जाएगा, m2 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस का म्यू cos थीटा, ये m1 आ गया। m1 मतलब ये मास, मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए मास 1 की, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा मिनिमम। अगर इससे कम हुआ तो ये नीचे स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो क्या बदलेगा? क्या बदला? अगर ये मैक्सिमम है m1, अगर m1 मैक्सिमम है तो ये नीचे खींचेगा इस ब्लॉक को, जब ये नीचे खींचेगा तो ये ऊपर स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, फ्रिक्शन नीचे, तो ये जो म्यू एन है यहां पे, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, म्यू एन आ जाएगा, तो यहां पर ये इधर प्लस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा टी के, क्योंकि ऊपर जो अकेला फोर्स है वो टी रहेगा, बाकी सब तो सेम ही होने वाला है, तो यहां प्लस आ जाएगा, तो यहां पर टी बराबर ये प्लस हो जाएगा, यहां पे भी प्लस हो जाएगा, और बस और कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इतनी है m1 की जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, हमें ये देखना है कि ये स्लाइड का कर रहा है, इसके स्लाइड होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना है, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि जब ये ब्लॉक होता है, इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg साइन थीटा, और ऊपर लगता है म्यू n, ये होता है mg cos थीटा अगर ये एंगल थीटा है, और ये होता है n। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें, यहां हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू प्लेन, क्या है यहां पर? पैरेलल टू प्लेन। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखिए कि n बराबर mg cos थीटा होता है ना। दूसरा अगर हम देखें यहां पर पैरेलल टू प्लेन जो टोटल फोर्स है वो आएगा mg sin थीटा माइनस का म्यू n, यानी कि मैं कह सकता हूं mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा बराबर ma। तो एक्सेलरेशन कितना? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब इस बात को ध्यान रखना है
कि अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता है, फ्रिक्शन ऊपर है, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, इतना लगेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, नया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर दो ब्लॉक्स रखे हैं, एक ब्लॉक है 4 kg का और दूसरा ब्लॉक है 2 kg का। एक ब्लॉक है 4 kg और दूसरा ब्लॉक है 2 kg। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 4 वाले पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3, यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3 है और यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, 0.3 और 0.2। ये कह रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ भाई, बड़े वाले का कितना होगा, छोटे वाले का कितना होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन ए वाले की बात करूं, अगर ए वाले की बात करें, देखिए जी साइन थीटा तो दोनों का सेम रहेगा, बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, सही। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो म्यू है 4 kg का ज्यादा है, 4 kg वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू 2 kg, क्योंकि मास का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज acceleration of 4 kg block is greater than acceleration of 2 kg block। सही। सोचिए आगे वाले का ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कम है, कम है पीछे वाले से, पीछे वाले का ज्यादा है, पीछे वाले का म्यू कितना है 0.2 है, तो पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, आगे वाले का एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा नहीं, सॉरी, पीछे वाले का ज्यादा है, आगे वाले का एक्सेलरेशन कम है। आप ऐसा समझिए कि रोड पे दो कार जा रही है, आगे वाले की कार की जो स्पीड है वो 20 है और पीछे वाली कार की स्पीड कितनी भी हो पर वो 20 से ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आगे वाली 20 पे जा रही है। वही चीज यहां पर है, इसका जो एक्सेलरेशन है इससे कम है, तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसको 4 kg के पीछे ही चलना पड़ेगा। ओवरटेक का तो सवाल ही नहीं है, कोई 4-5 लेन का वेज तो है नहीं जो उस पर स्लाइड कर जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, है ना। तो 2 blocks will slide together, दोनों साथ में चलेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा माइनस, पहले वाले का कितना है म्यू, म्यू है, पहले वाले का जी है म्यू, हाँ सही सही सही, सो पूरा निकाल लेते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इतना है, फिर टोटल मास कितना है 6 kg ना, तो 6 जी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा वाला ऑप्शन पूरा हो गया, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करे तो हम 6 kg का ब्लॉक मान सकते हैं, इसको 6 kg मान सकते हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन है ये, क्योंकि दोनों ब्लॉक का अलग अलग है इसलिए फ्रिक्शन दोनों का अलग अलग काउंट करूंगा मैं। सबसे पहले करता हूं 4 वाले का, तो आएगा 4 m जी, जी की जगह पहले म्यू लिखते हैं 0.3 म्यू, फिर जी, फिर कॉस थीटा, कॉस 30, यहां पर भी 30 लिख देता हूं, और -2 इंटू इसका कितना है 0.2 इंटू जी इंटू कॉस 30, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगाया है, पहले वाले ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक का mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, ये आ गया 6 mg sin थीटा। फिर पहले वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन, पहले वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन, फोर्स लगाया मैंने, एक्सचेंज फोर्स, और दूसरे वाले का लिए यहां पे लगा दिया, ठीक। कितना हो जाएगा ये टोटल, तो हो जाएगा 6 इंटू ए इज इक्वल्स टू, जी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो जी की जगह मैं 10 ले लेता हूं, फिर बचेगा 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/2, माइनस 4 इंटू 0.3 इंटू √3/2, अच्छा √3/2, हाँ सही है, और फिर प्लस ब्रैकेट लगाता हूं, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 √3/2, क्योंकि मैंने जी कॉमन ले लिया है बाहर, 6a, ऐसा कर सकते हैं सीधे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10/6, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, देखिए √3/2 को बाद में करते हैं, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 3 0.6 इंटू √3, 0.6
प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय √3 और ये ब्रैकेट बंद। तो a इज इक्वल्स टू √3 होता है 1.6, तो 1.6 को 10/6 इंटू 3 माइनस 0.8 इंटू 1.6, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1.28, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 10/6 इंटू 3 माइनस 1.28, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, है ना। तो यहां बचेगा 72, 1.72, तो 10/6 इंटू 1.72, तो 17.2/6, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3 के आसपास, 2 समथिंग आएगा, 2.7 या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।